गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग अवलोकन विधि को या अवलोकन विधि जो है या इसके उपकरण के रूप में इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने अवलोकन विधि क्या है, अवलोकन विधि की विशेषताएं क्या है, अब उपकरण के रूप में किस प्रकार से विशेषताएं रखता है इसके बारे में अध्ययन किया। हमने प्रकारों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। आज हम इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवलोकन विधि के प्रकार, ठीक है। आज हम इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने कल देखा था इसके प्रकारों के बारे में, उसमें हमने 8 प्रकार के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। मतलब कि उनकी एक सूचना देखी जानी थी कि कौन कौन से या उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो पहला है जर्सर और बिग्स के अनुसार। जर्सर व बिग्स जर्सर व बिग्स के अनुसार जो इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, तो जर्सर और बिग्स ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला बताया उन्होंने स्वतंत्र अवलोकन, दूसरा जो बताया वो नियंत्रित, और तीसरा जो बताया हुआ अर्ध नियंत्रित। ठीक है, यानी कि जर्सर व बिग्स ने जो अवलोकन के प्रकार विधि का जो वर्गीकरण किया है, इसके प्रकार बताए हैं, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला स्वतंत्र अवलोकन, दूसरा है नियंत्रित अवलोकन और तीसरा है अर्ध नियंत्रित अवलोकन। स्वतंत्र अवलोकन यानी कि हम जिसका अवलोकन कर रहे हैं, जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको जिस कंडीशन में जिस तरह से कार्य कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, हम यथावत उसका अवलोकन करते हैं। उसको एक तरह से कहा जाए कि उसे हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वास्तविक इसके अंतर्गत ये बात स्पष्ट थी कि यहाँ पर स्वतंत्र अवलोकन में व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है, क्योंकि जब हम स्वतंत्र अवलोकन की बात करते हैं तो फिर इसमें हम कई बार जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उसे हम बताते भी नहीं है कि आपका अवलोकन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र अवस्था होती है। व्यक्ति जैसा अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा होती है, वो कार्य को स्वतंत्र रूप से करता है। नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत हम परिस्थितियों को या सामाजिक वातावरण को नियंत्रित कर लेते हैं कि आपको इसी से संबंधित कार्य करना है। जैसे हमने कहा कि बालक की खेल की प्रवृत्ति का हम अवलोकन कर रहे हैं, तो हम स्वतंत्र अवलोकन में तो बालक की हम उसको किसी भी तरह से बंधन में नहीं बांधते हैं, उसको हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत बालक को हम स्पष्ट निर्देश देते हैं कि आपको अमुक खेल ही खेलना है और इसी स्थान पर खेलना है। हम आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से क्या करते हैं। ये एक नियंत्रित अवस्था हो गई। स्वतंत्र अवस्था में बालक क्या खेल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, किनके साथ खेल रहा है, वो स्वतंत्र होगा। नियंत्रित में हम उसका पूरी सीमाओं में बांध देते हैं। अर्ध नियंत्रित अवस्था में हम उसको स्वतंत्र भी छोड़ते हैं और नियंत्रित भी कर देते हैं। अब इसमें अवस्था क्या है कि स्वतंत्र छोड़ दें, तुम्हारे को जैसे खेलना है, जो खेलना है वो तुम खेलो, लेकिन आप इसी परिसर के अंदर खेलेंगे, इससे बाहर आप नहीं जाए। अर्थात हमने क्षेत्र को नियंत्रित किया, लेकिन खेल की प्रक्रिया को हमने स्वतंत्र छोड़ दी। तो ये
अर्ध नियंत्रित अवस्था कहलाए। यानी कि अवलोकन के लिए इन्होंने मिग्स और जर्सिन ने 3 प्रकार की अवलोकन बताए हैं, स्वतंत्र, नियंत्रित और अर्ध नियंत्रित। इसी तरह से बोमिन ने नेक्स्ट जो आता है बोनी और हैम्पलमैन। बोनी और हैम्पलमैन, इन्होंने भी अवलोकन के प्रकार को भी अलग, इनका अलग वर्गीकरण है। इनसे जर्सिन और मिग्स से एकदम भिन्न इन्होंने अलग प्रकार से इसके अवलोकन के प्रकार बताए हैं। पहला है आकस्मिक और दूसरा है नियंत्रित। बोनी और हैम्पलमैन के अनुसार अवलोकन के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आकस्मिक अवलोकन और दूसरा है नियंत्रित अवलोकन। आकस्मिक अवलोकन में हम अचानक किसी का अवलोकन करने लगते हैं या हम किसी का ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बच्चे बहुत आपस में हंसी मजाक खेल रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर हमारी नजर पड़ती है और उसका अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें सामान्य दिन से उसका व्यवहार कुछ भिन्न नजर आया तो हम उसका अवलोकन शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर हम तब तक अवलोकन करते चले जाते हैं जब तक हमें उसके अवलोकन की आवश्यकता अनुभव होती है। जिस स्थान पर लगता है कि हाँ, जो सूचनाएं हम जानना चाहते थे वे समस्त एकत्रित हो गई, उसके बाद हम अपने आप को वहां से अलग कर लेते हैं। और आकस्मिक अवलोकन में भी ये स्थिति है कि कई बार अवलोकन, जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। नियंत्रित अवलोकन में हम पूर्व से ही पूरी योजना बनाकर चलते हैं कि हम अमुक स्थान पर जाएंगे, वहां पर अमुक लोगों का, अमुक समूह, अमुक व्यक्ति का हम अवलोकन करेंगे कि किस तरह से कार्य करते हैं। यानी कि आकस्मिक अवलोकन में जहां, जैसे आप बाजार में खड़े होकर किसी का हम अवलोकन कर रहे हैं तो वहां पर उसके बाजारी व्यवहार के बारे में हम अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे या अवलोकन करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि हमारी कोई पूर्व योजना नहीं। और नियंत्रित अवस्था में हम कुछ निश्चित योजना के साथ समय, स्थान, निश्चित विषय, प्रकरण के साथ में हम अवलोकन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं या हम अवलोकन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर भी अवलोकन को अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। संख्या के आधार पर यानी कि हम संख्या निर्धारित करते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, हमें किसी व्यक्ति विशेष का करना होता है तब वह व्यक्तिगत होता है। उसमें व्यक्तिगत में केवल एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समूह ही होता है। और सामूहिक के अंतर्गत कोई निश्चित समय संख्या निर्धारित नहीं होती है। इसमें एक समूह, एक संस्था, एक समुदाय कुछ भी हो सकता है।
यानी कि बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, बहुत सारे मतलब समूह हो सकते हैं, व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। किसी एक का यहाँ पर हम नहीं करते हैं, यहाँ पर पूरे समूह का। जैसे हम विद्यालय व्यवस्था का अवलोकन कर रहे हैं तो सामूहिक में हम बहुत सारे विद्यालयों का अवलोकन करेंगे। हम किसी खेल के प्रति लोगों के विचारों के प्रति उसके जो खेल के प्रति जो लोगों का जो अभिवृत्ति है उसका जो अध्ययन करना है, हम अवलोकन विधि को चयन कर रहे हैं। तो उसमें हम एक व्यक्ति का नहीं, जितने व्यक्ति वहाँ उपस्थित हैं उनका सबका अवलोकन करते हैं कि किसका खेल के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया वो लोग अभिवृत्ति के रूप में किस तरह से प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब कि सामूहिक में पूरा समूह होता है और व्यक्तिगत में किसी एक व्यक्ति का ही अवलोकन किया जाता है। फिर है प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत स्वाभाविक। प्रमापीकृत व स्वाभाविक। प्रमापीकृत और स्वाभाविक जो है, इसके अंतर्गत हम एक निश्चित कहना चाहिए कि निश्चित मापदंड के आधार पर या मापदंड को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और एक है कि हम स्वाभाविक जो अवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि हम इसमें जो स्वाभाविक व्यवहार है व्यक्ति का, हम उसका अध्ययन करते हैं, या प्रमापीकृत के अंतर्गत हम उसको एक निश्चित प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित करने का की दृष्टि से अवलोकन करते हैं। अर्थात यहाँ पर स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर नियंत्रित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के सामान्य स्वतंत्र व्यवहार को देखा जाता है, और प्रमापीकृत के अंतर्गत किसी चीज को प्रमाणित करने की दृष्टि से किसी विशिष्ट व्यवहार या विशिष्ट प्रक्रिया का अवलोकन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस अवलोकन के आधार पर उसकी सत्यता या असत्यता या उसके अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है। फिर बाद में आता है स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार इसके अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष। स्थिति यानी कि किस स्थिति में है, एक तो हम प्रत्यक्ष यानी कि सामने रूबरू उसका अवलोकन करते हैं, और अप्रत्यक्ष में हम किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा, किसी मतलब कहना चाहिए कि कोई ना कोई एक माध्यम होता है, यानी कि या तो किसी का माध्यम के किसी और के माध्यम से करते हैं, या हम कहीं किसी कहना चाहिए कि अवलोकन करना है तो हम उसके सामने प्रत्यक्ष उसके सामने हम नहीं होते हैं, उसके रिकॉर्ड्स के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार की जो सूचनाएं जो जैसे कि किसी छात्र का करना है तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत हम उसके संचित अभिलेख के अंतर्गत उससे संबंधित, उसकी प्रगति से संबंधित जितनी भी सूचनाएं विद्यालय रिकॉर्ड में लिखी गई है हम उसका उपयोग करते हैं बनस्पत के छात्र के सामने प्रत्यक्ष उसके व्यवहार का अवलोकन करने की तुलना में हम वहां से करते हैं अप्रत्यक्ष विधि। यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम जिसका अध्ययन में अवलोकन कर रहे हैं उसके सामने होते हैं, उसे पता होता है कि मेरा अवलोकन किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष विधि में हम या तो किसी रिकॉर्ड या किसी अन्य माध्यम का सहारा लेते हैं, या फिर हम बालक को पता नहीं होता है कि मेरा अवलोकन किया जा रहा है, हम प्रत्यक्ष बालक के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, हम जैसे कि अपने कमरे से बैठकर उसका अवलोकन कर रहे हैं, या कहीं कैमरे लग रहे हैं उस कैमरे के माध्यम से हम बालों का अवलोकन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थिति के अनुसार हम बालक का अवलोकन कर सकते हैं, या अवलोकन का जो प्रकार है वो इस तरह से वर्गीकृत किया है। फिर है बाहरी और आंतरिक। नेक्स्ट आ जाता है बाहरी
आंतरिक, ठीक है ना। बाहरी व आंतरिक, यानी कि इसके अंतर्गत या इसके माध्यम से बालक के आंतरिक गुणों का पता लगाया जाता है, बालक के बाहरी व्यवहार या बाहरी गतिविधियों की जानकारी एकत्रित की जाती है। यानी कि अवलोकन के इस प्रकार के अंतर्गत या तो बालक के केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष है, और दूसरी बात है अवलोकन का जो दूसरा प्रकार है इसके अंतर्गत वह है बालक के आंतरिक गुणों के बारे में, या कहा जाए कि उसकी वास्तविक व्यवहार को, जो कि प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं होता है और अप्रत्यक्ष होता है। कहना चाहिए कि जो बालक दिखाई नहीं देता है, हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती हैं, तो यही होती है वो क्या है, वह आंतरिक होती है। इन्हीं आंतरिक का पता लगाने के लिए अवलोकन किया जाता है। फिर बाद में आता है निर्देशित और निर्देशित व उपपत्ति। इसके अंतर्गत निर्देशन के आधार पर, यानी कि निर्देशित अवस्थाओं के आधार पर अवलोकन किया जाता है। यानी कि ये जो प्रकार है इसमें बाकायदा एक तरह से हम इसे नियंत्रित अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर बालक के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो निश्चित दिशा निर्देश हमें प्राप्त है केवल उन्हीं का हम पालन करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से कुछ अगर हम अलग से परिलक्षित हो रहा है, अलग से दिखाई दे रहा है, तो हम उसको उस पर विशेष ध्यान देने की बजाय पहले उस पर ध्यान देंगे जो कि हमारे सामने एक शेड्यूल है या हमको एक निर्देशन प्राप्त हुआ है, हम उसी के आधार पर उसका उपयोग करेंगे। फिर बाद में हम दूसरी बात की तरफ ध्यान देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है स्पष्ट निर्देशों के आधार पर अवलोकन, मतलब जो अवलोकन जो किया जाता है वो स्पष्ट निर्देशों के आधार पर भी किया जाता है। यहाँ पर जो जिसका अवलोकन कर रहे हैं उसका निर्देशन नहीं, जो निर्देशन करता है, अवलोकन करता है, वह निर्देशित परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करता है, यानी कि वह नियंत्रित अवस्था में होता है। अगली बात आती है प्रमाणीकृत और स्वाभाविक अवलोकन। इसको मैं यहां से हटाऊंगी। प्रमाणीकृत हुआ अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं, सॉरी। सहभागी सहभागी असहभागी एवं अर्धसहभागी। सहभागी, असहभागी और अर्धसहभागी, यानी कि जो हमने पहले देखा था स्वतंत्र, नियंत्रित और अर्ध नियंत्रित अवस्था, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को समझना बहुत अनिवार्य है। हमने जो एक इसमें जैसे और मिक्स के उसमें देखा था वो था स्वतंत्र, नियंत्रित और अर्ध नियंत्रित। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कई बार होगा, कुछ लोग हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो सो सहभागी, असहभागी, अर्ध
जाए, यानी कि यहाँ पर उसे नियंत्रण अवस्था की तरह टास्क देकर नियंत्रित व्यवस्थाओं के अनुकूल ही कार्य करने पर बाध्य नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे जो मिक्स का जो ये वर्गीकरण है, ये जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उस व्यक्ति पर आधारित होता है। यहाँ जो ये है, ये अवस्था होती है, ये अवलोकनकर्ता के लिए। सहभागी का मतलब है कि जैसे किसी समूह का उसे अवलोकन करना है, तो वो सहभागी किस तरह से होगा कि वह उस समूह का धीरे धीरे इस तरह से कार्य करे कि वह उस समूह के एक सदस्य के रूप में अपना स्थान बना ले, या फिर उसी समूह का कोई सदस्य हो जो अवलोकन कर रहा हो। और ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए बाहर का यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह एक तरह से उस समूह का ही सदस्य बन जाता है, या जिसे हम सरल भाषा में कहें तो वह एक परिवार के सदस्य के रूप में वहां पर उनकी प्रत्येक दैनिक दिनचर्या में भी इस तरह से भाग लेता है जैसे एक परिवार का सदस्य भाग लेता है। जैसे कि व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेना, घर के छोटे मोटे कामकाजों में भाग लेना, निर्णयों में भाग लेना, लोगों के साथ में हंसना, उठना, बैठना, बातचीत करना, सहयोग करना, सहानुभूति देना, जिस तरह से एक परिवार के लोगों के बीच में संबंध होते हैं, इसी तरह से उस परिवार समूह या व्यक्ति जिसका भी अवलोकन कर रहा है उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उसका उसमें समायोजन हो और वह उसी का एक अंग के रूप में अवलोकन करे, वह सहभागी अवस्था है। असहभागी अवस्था कैसी है कि अवलोकनकर्ता किसी समूह का अवलोकन कर जरूर रहा है, लेकिन वह एक बाहरी सदस्य के रूप में ही रहकर अवलोकन करता है। सहभागी में अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य बन जाता है और असहभागी में अवलोकन दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन असहभागी अवस्था में वह बाहरी सदस्य के रूप में ही अवलोकन करता है। यहाँ पर इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति उसी समूह का एक सदस्य बनकर अवलोकन करता है तो वहां उसे बहुत आंतरिक बातों की भी जानकारी होती है, या वास्तविक व्यवहार का पता लगाना उसके लिए सरल हो जाता है। जबकि असहयोगी अवस्था में जब लोगों को पता है कि ये बाहरी व्यक्ति हमारी परंपरा, रीति रिवाज या हमारे बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है, तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं या कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वे सहजता से छुपा लेते हैं। दोनों में मेरिट भी है तो डिमेरिट्स भी हैं। तो सहभागी अवस्था में जो डिमेरिट्स अगर हम कहेंगे कि आप उस समूह के सदस्य इस तरह से बन जाते हैं कि आप बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप नजरअंदाज कर लेते हैं, या यूं कहा जाए कि उनके प्रति आप उदासीन हो जाते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो एक अवगुण जिसे हम कह रहे हैं कि वो लोगों के सामने निकल कर आए, इसीलिए आप उस चीज को छुपा लेते हैं। और यहाँ पर चूंकि आप असहभागी हैं, इसलिए आपका कहना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से या कि भावनात्मक रूप से आप उस सदस्य से, उस समूह से नहीं जुड़ते, इसलिए उसकी जो भी वास्तविक स्थिति उसको यथावत आप लिखते हैं। सहभागी में आप एक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भावनाओं के चलते आप कुछ चीजें इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आती है अर्ध सहभागी अवस्था। अब यहाँ पर आप समूह के सदस्य भी होते हैं और नहीं भी होते, यानी कि कुछ अमुक बातों में आप इन्वॉल्व होते हैं और अमुक बातों में आप अपने आप को वहां से दूर रखते हैं। जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जैसे तीज त्योहारों को मनाना है, लोगों के साथ हंसी मजाक करना है, कुछ जैसे खाद्य सामग्री बना रहे हैं तो हेल्प करें, लेकिन जैसे पारिवारिक निर्णय है, व्यापारिक गतिविधि
देखते हैं। तो ऐसे में आप ना तो समूह के पूर्ण सदस्य और ना ही पूर्ण रूप से आप उस समूह के बाहर हैं। तो इस अवस्था में भी व्यक्ति अवलोकन करता है। तो इस अवस्था में न तो आप पूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से उससे जुड़े होते हैं समूह से, और न ही पूर्ण रूप से आप उस समूह से विलग होते हैं या उसको आप दूरी बनाकर रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप उस समूह से संबंधित जो सही सूचनाएं हैं उनको आपको एकत्रित करने में न तो भावनाएं आगे आती हैं, न ही आपकी मतलब ये कहा जाए कि एक अवलोकनकर्ता के जो गुण हैं उसके तरह से आप उसे केवल एक कहना चाहिए एक इंस्ट्रक्टर की तरह उस चीज को नहीं देखते हैं। तो ऐसे में आप एक बैलेंस सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो ये भी हमारे अवलोकन के प्रकार जिसके बारे में हमने आज देखा। अब हम देखते हैं अवलोकन के पद। कल हम इसको देखेंगे कि अवलोकन के पद कौन कौन से, किस तरह से अवलोकन के पद कार्य पदों का हम उपयोग करते हैं। इस आधार पर हमारा आज का होमवर्क होगा अवलोकन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अवलोकन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।